हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपका पेपर 4 अप्रैल को लगा हुआ है फिज़िक्स का, तो कल भी मैंने आपको एक क्लास दी थी जिसमें मैंने आपको लॉजिक गेट्स समझाए थे और उससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। आज मैंने आपके लिए एक नया टॉपिक चूज़ किया है। आज हम समझेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और इन्हें हमें किस हिसाब से समझना है, किस तरह से याद करना है, क्योंकि बच्चों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत होती है। ट्रांजिस्टर थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं लोगों को। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कई चीज़ें होती हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे समझना और फिर देखिए हम कितनी इजीली समझेंगे कि क्या होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर और ये किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर क्या है ये आपको समझना है। तो जब ये क्वेश्चन बनता है कि ट्रांजिस्टर क्या है, तो आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एक प्रकार की अर्धचालक युक्ति है। अब देखिए बच्चों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी कि चालक, अर्धचालक, कुचालक ये सब क्या होते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये सब मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। एक बार मैं हल्का सा आपको समझा देती हूँ। अर्धचालक का मतलब, चालक का मतलब वो होता है जो जिससे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत ही ईजिली हो सकता है। कुचालक वो होता है जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, और अर्धचालक वो होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करा तो देते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में। तो इन्हें हमें अलग तरह से बनाना पड़ता है। ठीक है, अब अर्धचालक पी प्रकार और एन प्रकार के होते हैं, ये आप जानते हैं। तो यानी ट्रांजिस्टर एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जो पी और एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी होती है। ये इलेक्ट्रॉन और विद्युत के प्रवाह को रोकने के काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों और विद्युत के प्रवाह को रोकने के काम आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं, आधार, संग्राहक और उत्सर्जक। ठीक है, आधार, संग्राहक और तीसरा होता है उत्सर्जक। अब इनको हम इंग्लिश में कहते हैं, आधार को हम कहते हैं बेस। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है हमारा संग्राहक। संग्राहक को हम कहते हैं कलेक्टर। ठीक है, अब मैंने आधा लिख दिया कलेक्टर। और उत्सर्जक को हम कहते हैं एमिटर। ठीक है, एमिटर। तो ये आपके नाम होते हैं। फिर आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर हैं उनको बार्डीन, शोकले और बेरिन नाम के वैज्ञानिकों ने खोजा था, और उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी चीज़ का उन्होंने आविष्कार किया था। अब ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने आप में 2 पीएन संधियां बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो मैं ये मानकर बता रही हूँ, पी एन पी। ठीक है, या दूसरा एक होता है इस तरह से एन पी एन। अब आप अभी मत जाइए कि कौन आधार है, कौन जो संग्राहक है, कौन एमिटर है और किसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, वो भी एक अलग मुद्दा है। पहले आप ये समझिए। अब देखिए यहाँ पे 3 अपमिश्रित क्षेत्र हैं, एक पी, दूसरा एन और तीसरा पी। और ये 3 अपमिश्रित क्षेत्र मिलकर के कितनी संधियां बना रहे हैं? 2 संधियां। एक संधि ये बन रही है और एक संधि ये बन रही है। एक संधि बन रही है पी और एन के बीच, दूसरी संधि बन रही है एन और पी के बीच। तो यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है कि 3 अपमिश्रित क्षेत्र हैं जो मिलकर के 2 संधियां बनाते हैं, और ये 2 संधियां कौन सी होती हैं? पी एन संधियां होती हैं। तो एक जगह पी से एन मिल रहा है एक संधि, और दूसरी जगह एन से पी मिल रहा है। और सेम उसी तरह एक अपमिश्रित क्षेत्र यहाँ है, एक ये है और एक ये है, और मिलकर के 2 संधियाँ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे अगर हम चलें तो ट्रांजिस्टर के प्रकार।
ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहीं पर समझ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, NPN और PNP, 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। आगे चलें तो ट्रांजिस्टर के गुण या उसमें जो चीज़ें होती हैं उनके क्या गुण हैं। किसी ट्रांजिस्टर के तीनों खंडों की मोटाई भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अब 3 खंड कौन से होते हैं बताया गया है आपको। एक होता है आपका आधार, दूसरा होता है आपका उत्सर्जक और तीसरा होता है आपका संग्राहक, ठीक है, और तीसरा है संग्राहक। तो इन तीनों की मोटाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है और उनके अपमिश्रण स्तर भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब अपमिश्रण क्या होता है ये समझिए। देखिए, किसी चीज़ में मिश्रित करना, किसी चीज़ का मतलब क्या है, उसे मिला देना। और अपमिश्रण क्या होता है, उसमें किसी प्रकार की एक अशुद्धि मिला देना, जिससे कि क्या है, जो हमारा जो सब्सटेंस था, जो भी पदार्थ था, वो एक अर्धचालक की तरह काम करने लगे, ठीक है। तो आप नॉर्मल सी चीज़ में आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर आपके किन चीज़ों से बनते हैं, जिन वो पदार्थों से बनते हैं उनमें क्या है, कुछ मिला दी जाती हैं अशुद्धियाँ। तो उससे वो हमारा जो पहले से जो पदार्थ होता है वो वास्तव में अर्धचालक नहीं होता है, उनमें वो अशुद्धियाँ मिलाने के बाद में हमारा जो पदार्थ है वो अर्धचालक का काम करने लगता है, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम नाम के 2 जो पदार्थ होते हैं उनमें मिलाया जाता है अशुद्धियों को। फिर अगली बात क्या है, PNP और NPN ट्रांजिस्टरों को निरूपित करने वाले व्यवस्थात्मक प्रतीकों में तीर के चिन्ह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित रूढ़ धारा की दिशा को दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसके प्रतीक आपको आगे समझाए जाएंगे। तो उन प्रतीकों में आपको क्या देखना होगा कि आप उन प्रतीकों में बनी हुई जो बहती हुई धारा को तीर से दर्शाया जाता है। उस तीर की स्थिति को देख करके, तीर के चिन्ह को देख करके आप समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि आप PNP ट्रांजिस्टर के बारे में बात की जा रही है या फिर NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। अब कैसी होती है वो तीर, कैसे बने होते हैं वो चित्र, ये हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर के खंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको खंड के बारे में पहले भी बता दिया था कि 3 खंड होते हैं। एक होता है उत्सर्जक जिसे हम एमिटर कहते हैं, एक होता है आधार जिसे हम बेस कहते हैं और तीसरा होता है संग्राहक जिसे हम कलेक्टर कहते हैं। तो पहले देखते हैं उत्सर्जक को। ट्रांजिस्टर का एक खंड जो मध्यम आकार का होता है, ठीक है, यानी एमिटर का आकार या उत्सर्जक का आकार क्या होता है, एकदम मध्यम होता है, यानी ये बेस से बड़ा होगा और कलेक्टर से छोटा होगा और ये अत्यधिक अपमिश्रित होता है। मध्यम आकार का अत्यधिक अपमिश्रित होता है। ये अत्यधिक अपमिश्रित इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये उत्सर्जक है। इसी को उत्सर्जन करना है किन चीज़ों का, वाहकों का। और वो वाहक कैसे होने चाहिए, बहुसंख्यक वाहक होने चाहिए। एमिट करने का मतलब होता है उत्सर्जन करना, ठीक है। तो क्योंकि इसको बहुसंख्यक वाहकों को उत्सर्जित करना होता है अपने अंदर से, इसीलिए इसे अत्यधिक अपमिश्रित बनाया जाता है। और ये ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए अत्यधिक मात्रा में बहुसंख्यक आवेशों की पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये बात तो मैंने पहले ही आपको बता दी कि इसीलिए इसे अत्यधिक अपमिश्रित बनाया जाता है क्योंकि इसे बहुसंख्यक आवेश वाहकों की पूर्ति करनी होती है। फिर आया आधार। आधार केंद्रीय खंड होता है। मैंने आपको बताया कि ये कुछ इस तरह से बने होते हैं ट्रांजिस्टर, जैसे कि ये NPN। तो इसमें क्या है, ये और ये कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है ये एमिटर हो, ये कलेक्टर हो, या हो सकता है ये कलेक्टर, ये एमिटर हो। वैसे आगे एमिटर को दिखाया जाता है, पर ये जो बीच में होता है ये बेस होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका आधार। ये केंद्रीय खंड होता है जो अत्यंत पतला और कम अपमिश्रित होता है, यानी ना तो इसे ज़्यादा अपमिश्रित किया जाता है और इसे बहुत पतला भी रखा जाता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से वाहक निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ वाहक जो निकलेंगे वो N टाइप होंगे। N टाइप में क्या होते हैं वाहक, ये आप समझेंगे आगे। N टाइप में वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, P टाइप में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। तो यहाँ पर इसके बहुसंख्यक वाहक होंगे इलेक्ट्रॉन और आगे बैठा है P के बहुसंख्यक वाहक क्या होंगे, होल होंगे। तो अगर यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकले अगर सब के सब यहाँ इसने हमारे आधार ने खा लिए तब तो हमारा कोई काम चलेगा नहीं। तो इसीलिए इसको पतला बनाया जाता है ताकि इसमें अपने आप ही जो होल होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। और दूसरा चीज़ क्या किया जाता है, इसे कम अपमिश्रित किया जाता है, तो इस वजह से भी इसमें होल्स की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो संग्राहक की ओर बढ़ जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं संग्राहक की।
यह खंड उत्सर्जक द्वारा दिए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका नाम ही संग्राहक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पूरा इरेज कर दूं मैं और फिर से समझाऊं, सॉरी। आपके यहाँ से जब आप ये ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो NPN जो यहाँ से बहुसंख्यक वाहक चलेंगे वो यहाँ तक पहुँचेंगे, तो यहाँ से एमिटर यानी उत्सर्जक इन्हें उत्सर्जित करेगा और संग्राहक इन्हें अपने अंदर रखेगा, लेकिन यहाँ से होकर के इन्हें आधार से जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, कुछ आधार जो है वो हमारे कुछ आवेशों को खा लेगा, तो इस वजह से कुछ कम हो जाएंगे हमारे आवेश। अब यह कम अपमिश्रित होता है और आकार में उत्सर्जक से भी बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा साइज किसका होता है, संग्राहक का, उसके बाद उत्सर्जक का, और सबसे छोटा होता है आधार का। फिर अगर अपमिश्रण की बात देखी जाए तो सबसे अधिक अपमिश्रित होता है उत्सर्जक, उसके बाद होता है संग्राहक, और सबसे कम अपमिश्रित होता है आधार। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा आता है NPN ट्रांजिस्टर। अब हम अपने NPN ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। NPN ट्रांजिस्टर, इसमें P टाइप अर्धचालक की बहुत पतली परत होती है जो N टाइप अर्धचालकों के छोटे छोटे क्रिस्टलों के बीच दबाकर रखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसका नाम NPN है, तो ये देखिए सेम कलर ले लिया मैंने, ये हो गया, सॉरी कलर चेंज नहीं हुआ, ये हो गया आपका सिस्टम N। अब देखिए इसमें मेरा ये कलेक्टर सबसे छोटा बन गया है, पर आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा, साइज पर ध्यान मत दीजिए NPN में। अब देखिए P टाइप अर्धचालक की एक बहुत पतली परत हो गई जो हमारा बेस का काम कर रही है, और N टाइप अर्धचालकों के बीच में से दबा करके रखा गया है। इस पतली परत को आधार कहते हैं, और दाएं और बाएं ओर के क्रिस्टलों को संग्राहक व उत्सर्जक कहते हैं। इन्हें क्रमशः B, C और E से प्रदर्शित करते हैं। B होता है बेस, ठीक है, C होता है कलेक्टर, और E होता है हमारा एमिटर। अब आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, इनको आपको इंग्लिश के ही अक्षरों से दिखाना होता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका व्यवस्थात्मक निरूपण। ठीक है, व्यवस्थात्मक निरूपण में देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है एमिटर आपका, जिसे हमने उत्सर्जक कहा है, बीच में आपका बेस है जिसे हम आधार कहते हैं, और फिर पीछे है संग्राहक जिसे हम कलेक्टर यानी कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ये बैटरीज लगी हुई हैं। ठीक है, अब बैटरी आप इसमें दो तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पे आगे नेगेटिव पीछे पॉजिटिव दिया है, आगे नेगेटिव पीछे पॉजिटिव, आप इन्हें उल्टा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव करके भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दो प्रकार के अभिनत होते हैं जो आपको पता होगा, उत्क्रम अभिनत और अग्र अभिनत। तो उन अभिनत के हिसाब से आपकी बैटरीज को सेट किया जाता है, पर बात यह है कि आप अपने NPN ट्रांजिस्टर को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि आपका NPN ट्रांजिस्टर है, ये आगे N पीछे N और बीच में P है। P हमारा बेस का काम कर रहा है और N क्या है, एमिटर और कलेक्टर का काम कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ें अगर और देखें कि इसका संकेत क्या है। अब संकेत आप ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि आपको जहाँ पे भी परिपथ में जब भी यूज़ करना है अपने ट्रांजिस्टर को, तो उसे इसी तरह से दिखाना है। आप इतनी बड़ी व्यवस्था को बना करके नहीं दिखाएंगे, आप क्या करेंगे, केवल इस प्रतीक का या संकेत का प्रयोग करेंगे। अब इसी से आपकी पहचान है, मैंने बताया था, देखिए इसमें धारा बहती हुई दिखाई गई है। धारा की दिशा को ही देख करके जाना जाएगा कि हमारा ट्रांजिस्टर PNP है या NPN है। देखिए NPN ट्रांजिस्टर की ये पहचान है कि इसमें धारा बेस से एमिटर की ओर जाती है। आप देख रहे हैं कि चिन्ह क्या बना हुआ है, ये बेस है हमारा, इस बेस से एमिटर की तरफ हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। और अगर इससे उल्टा होता, अगर हमारी धारा क्या है, वो एमिटर से बेस की ओर आ रही होती, तो वो हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता। ठीक है, तो अब इसमें आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस वाले पॉइंट को N दिखा दीजिए, यहाँ पर P लिख दीजिए और यहाँ पर N लिख दीजिए। ठीक है, कि इसका एमिटर क्या होगा, N टाइप अर्धचालक होगा, कलेक्टर क्या होगा, N टाइप अर्धचालक होगा, और बेस क्या होगा, P टाइप अर्धचालक होगा। बेस को यहाँ पर, जबकि बेस पतला होता है पर यहाँ हल्की मोटी लाइन से दिखाया जाता है, इस तरह से इसे बनाया जाता है।
और यहाँ पे एक गोला बना दिया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम होता है, बस केवल इस धारा के बहते हुए निशान को आपको करेक्ट रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतीक चिन्ह। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ संयोजन क्या है, किस तरह से हम इस परिपथ का संयोजन करते हैं और कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो कार्यविधि हम आगे समझेंगे, आप यहाँ पे परिपथ संयोजन समझिए। परिपथ संयोजन में ये आपका देखिए एन हो गया, बीच में आपका पी हो गया और यहाँ पे भी आपका एन हो गया, एनपीएन हो गया। फिर उसके बाद में एन आपका एमिटर का काम कर रहा है, एन कलेक्टर का काम कर रहा है और बीच में बेस है बी। अब यहाँ पे एक धारा लगी है, आप देख रहे हैं ये धारा कहाँ, एमिटर के और बेस के बीच में लगी, ये बैटरी लगी, सॉरी धारा नहीं, ये बैटरी एक लगी है। आप देख रहे हैं ये बीच में बेस है, ये वाला हिस्सा बेस है और बेस और इधर वाला ये साइड में ये जो पूरा हिस्सा है ये ब्लू वाला, ये क्या है, इधर का एमिटर है और इधर दाहिनी तरफ ये कलेक्टर है। तो यहाँ पे एमिटर और बेस के बीच में बैटरी लगी, इसीलिए इसे VEB कहा गया है। फिर अगली बैटरी बेस से लेकर के कलेक्टर तक लगी है, इसीलिए इसे VCB कहा जाता है। ठीक है, एमिटर से बहने वाली धारा को IE कहते हैं, कलेक्टर से बहने वाली धारा को IC कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा अभिनत दिखाया गया है, आई होप आपको पता होगा कि अग्र अभिनत क्या होता है। जब हम अपने ट्रांजिस्टर के एन टाइप अर्धचालक को नेगेटिव से पी टाइप अर्धचालक को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो इसे अग्र अभिनत कहा जाता है। और जब हम अपने ट्रांजिस्टर के एन टाइप अर्धचालक को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और पी टाइप अर्धचालक को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पश्च अभिनत कहते हैं, या रिवर्स जो हमारा अभिनत होता है उसे हम ये कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एन टाइप अर्धचालक है और ये पी टाइप है। अब एन से जुड़ा हुआ है नेगेटिव और पी से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव, तो आपका ये क्या है, अग्र अभिनत में है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का इतना हिस्सा अग्र अभिनत में है। पीछे आप देखेंगे तो ये है पी टाइप अर्धचालक और ये है एन टाइप अर्धचालक। पी से जुड़ा हुआ है नेगेटिव और एन से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव, तो इस स्थिति में आपका पिछला हिस्सा क्या है, पश्च अभिनत में है, पश्च अभिनत में है। और इसी अवस्था में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो जो धारा प्रवर्धक का काम करता है, यानी धारा को बढ़ा देता है, प्रवर्धक का काम करने लगता है। तो अक्सर आपसे क्या है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनमें कहा जाता है कि ट्रांजिस्टर को धारा प्रवर्धक के रूप में समझाइए। तो धारा प्रवर्धक के रूप में जब आप समझाएंगे तो हमेशा आपको क्या करना होगा, अपने ट्रांजिस्टर का जो आगे का हिस्सा होगा, यानी कि जो यहाँ से एमिटर से लेके बेस तक का हिस्सा होगा, इसको क्या करना है, अग्र अभिनत में जोड़ना होता है, और बेस से लेकर के कलेक्टर तक का जो हिस्सा होता है उसे पश्च अभिनत में जोड़ना होता है। और इसी स्थिति में आपका धारा प्रवर्धक के रूप में काम करने लगता है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं कि कार्यविधि क्या होती है। पहले मैं आपको कार्यविधि, वैसे एक आगे भी चित्र होगा तो मैं आपको वहाँ पे कार्यविधि समझा दूँगी। यहाँ पे मैंने परिपथ संयोजन को लिखने के लिए छोड़ा था पेज। अब आप देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, पी क्षेत्र में आवेशवाहक कोटर होते हैं और एन क्षेत्र में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे चित्र नहीं लगा हुआ है तो एक काम करते हैं, हम पीछे आकर के ही समझ लेते हैं। ये देखिए, आप अपने इसी चित्र में समझना स्टार्ट कीजिए। देखिए, पी क्षेत्र में आवेशवाहक कोटर है। कोटर को हम क्या करते हैं, जो होल होते हैं हमारे, उन्हें देखिए हमने होल्स के रूप में ही दिखाया है और इलेक्ट्रॉन्स को हमने ब्लैक दिखाया है। अब आप जानते हैं जो आपका शुरुआत का पार्ट होता है, जिसे आप एमिटर कहते हैं या फिर जिसे आप उत्सर्जक कहते हैं, वो हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप्ड मतलब अत्यधिक मात्रा में अपमिश्रित होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके आने लगे बीच में, और बीच में आपका बैठा है बेस। बेस क्या है, बेस आपका अलग टाइप का है, यानी आपका एमिटर एन टाइप है जबकि बेस क्या है, पी टाइप है। तो यहाँ पे इसके जो आवेशवाहक होंगे वो दूसरे होंगे और पी के आवेशवाहक क्या होंगे, दूसरे होंगे। एन टाइप के आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि पी टाइप के आवेशवाहक क्या होते हैं, होल होते हैं।
तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अब यहाँ पे तो हमने बहुत ज़्यादा डोप्ड कर दिया था, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, पर उसके मुकाबले यहाँ पर जो होल है उनकी संख्या कम है, क्योंकि एक तो हमारा बेस हमने पतला रखा है और दूसरा उसे कम अपमिश्रित किया है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इधर चले, 4 को हमारे बेस ने खा लिया, लेकिन यहाँ से निकल कर के 6 इलेक्ट्रॉन जो थे वो पहुँच गए आपके अगले हिस्से में, जो फिर से एन टाइप अर्धचालक है और जिसका नाम है कलेक्टर। ठीक है, अब कलेक्टर भी कम अपमिश्रित है, इसमें पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो कुछ तो वो उसको क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं तो वो उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जा रहे हैं उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे एक ह्रासी क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे और यहाँ से कोटर मिले थे, तो उन कोटर और इलेक्ट्रॉनों के मिलने के स्थान पर भी एक ह्रासी क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें 2 ह्रासी क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब उसके बाद में इसको एक बार इरेज कर दूं और फिर समझाऊं कि फिर इसके बाद में आप एक चीज़ देखेंगे कि अब यहाँ से देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, यहाँ से वो यहाँ गए, उनमें से कुछ को इन कोटरों ने ख़त्म कर दिया, लेकिन बाकी क्या हुए, कुछ यहाँ पर निकल गए। अब निकल करके क्या होगा, यहाँ से होकर के इधर बहने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं धारा हमेशा उससे विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इस दिशा में बह रहे हैं, तो इसीलिए जो धारा IC है वो इस दिशा में बह रही है। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति इस तरफ है, इसीलिए धारा की गति इस तरफ है। तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन किस तरह से गति करते हैं और किस तरह से आपका ट्रांजिस्टर काम करता है। ठीक है, तो आई होप मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में गति करते हैं और उसकी वजह से धारा बहने लगती है। और मैंने यहीं पर आपको अग्र और पश्च अभिनत भी समझा दिया है और ये भी समझा दिया है कि इसकी कार्यविधि क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे मैं कार्यविधि का आपको एक जो शॉर्ट में आपको ये दिखा देती हूँ कि यहाँ मैंने क्या लिखा है। P क्षेत्र में आवेशवाहक क्या थे, कोटर थे। N क्षेत्र में आवेशवाहक थे इलेक्ट्रॉन। एक तरफ की संधि को कम अग्र अभिनत और दूसरी को ज़्यादा उत्क्रम अभिनत विभव पर दिया जाता है। ठीक है, अब एक तरफ आपको बताया गया कि अग्र अभिनत लगाया गया था और पीछे की तरफ पश्च अभिनत लगाया गया था। अग्र की तरफ कम वोल्टेज और पश्च की तरफ ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है। अग्र अभिनत होने के कारण E में उपस्थित इलेक्ट्रॉन B की ओर चलने लगते हैं, जबकि B में उपस्थित कोटर E की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से E से B की तरफ चले इलेक्ट्रॉन और दूसरा B से E की तरफ चले कोटर, और दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज़ होने लगे। क्योंकि आधार बहुत पतला होता है अतः इसमें प्रवेश करने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन संग्राहक तक पहुंच जाते हैं। तो मैंने बताया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर से ज़्यादा होती है, यानी एमिटर से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे होते हैं, जबकि बेस के पास कोटरों की संख्या कम होती है, तो इस वजह से वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म नहीं कर पाता, इसलिए अधिकतर इलेक्ट्रॉन क्या संग्राहक तक पहुँच जाते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रॉन आधार में उपस्थित कोटर से संयोग करते हैं। फिर आगे देखा जाए तो इस तरह से क्या होता है, संग्राहक तक हमारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। अब टर्मिनल B में प्रवेश करने वाली धारा को आधार धारा IB और टर्मिनल C में प्रवेश करने वाली धारा को संग्राहक धारा IC कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो B में प्रवेश कर रही है तो उसका नाम क्या होगा, बेस करंट होगा, तो बेस करंट की वजह से उसे हम IB कहते हैं, और जो कलेक्टर में प्रवेश करती है उसे हम कहते हैं IC। अब ये धाराएं साथ में मिलकर के टर्मिनल E में प्रवेश करती हैं, जिसे उत्सर्जक धारा कहते हैं। तो इसीलिए IE बराबर क्या होता है, IB प्लस IC होता है, यानी कि बेस से निकलती है करंट और कलेक्टर से निकलती है, और दोनों मिलकर के फिर से पहुंच जाती हैं हमारे एमिटर में। अब एक चीज़ आप यहाँ पर पीछे आकर के देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका धारा प्रवर्धक की तरह काम कर रहा है आपका ये ट्रांजिस्टर। देखिए धाराएं क्या हो रही हैं, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली और कलेक्ट होकर के कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर जब आई तो आपने देखा कि सूत्र क्या बना, IE बराबर IB प्लस IC, यानी जुड़ गई दोनों धाराएं, B की धारा और C की धारा जुड़ गई, तो जुड़ करके क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और जब ज़्यादा हो गई कोई चीज़ तो इसी तरीके से क्या, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रवर्धन, यानी प्रवर्धित होना, यानी कि बड़ा हो जाना।
इसीलिए हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, प्रवर्धक की तरह काम करने लगता है। तो ये हो गई आपकी एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बात करते हैं आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर की। बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते चलें, क्योंकि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको वीडियो इसीलिए देर रात में मिल पाता है क्योंकि सुबह से मैं आपके लिए पीपीटी तैयार कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो आपको मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक की एक बहुत पतली सी परत होती है। तो आप देख रहे हैं बीच में एन है, एन बेस है और बेस क्या होता है, बहुत पतली परत होती है। तो एन टाइप अर्धचालक की पतली सी हमने परत ले ली। फिर क्या करते हैं, जिसे दो पी टाइप अर्धचालक के छोटे छोटे क्रिस्टलों के बीच में दबा दिया गया। ठीक है, तो बन गया पीएनपी। फिर इस पतली परत को आधार तथा दाएं बाएं ओर के क्रिस्टलों को संग्राहक और उत्सर्जक कहा गया, जिन्हें बीसीई से प्रदर्शित किया गया। ये तो आपको सब पता ही है। अब इसका व्यवस्थात्मक निरूपण देखते हैं। व्यवस्थात्मक निरूपण में क्या है, बीच में एन है, साइड साइड में पी है। पी को अब इस स्थिति में यहाँ पे पी हमारा उत्सर्जक हो जाएगा, पी ही संग्राहक हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब इस स्थिति में आप देख रहे हैं पॉजिटिव को पी से जोड़ा है, नेगेटिव को एन से जोड़ा है। तो ये हो गया क्या, अग्र अभिनत। इतना हिस्सा हो गया अग्र अभिनत। और यहाँ पॉजिटिव को एन से जोड़ा है, नेगेटिव को पी से जोड़ा है। तो इतना पीछे का हिस्सा क्या हो गया, पश्च अभिनत। यानी यहाँ से यहाँ तक अग्र अभिनत है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, पश्च अभिनत। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो ये हो गया संकेत। संकेत में केवल एक फ़र्क है, मैंने आपको बताया था कि उधर धारा इधर की ओर एमिटर की ओर जा रही थी, इसमें धारा एमिटर से बेस की ओर आ रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ बेस से धारा एमिटर की ओर जा रही होती है, क्योंकि आप उस स्थिति में आपने देखा कि आई ई बराबर क्या था, आई बी और प्लस आई सी था। तो यानी यहाँ से धारा आती थी और यहाँ से आती थी और ये दोनों इधर जाती थी। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, धारा यहाँ से आएगी इधर से और इधर से आएगी और इधर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चित्र में तीर का निशान उल्टा होता है। अब यहाँ से परिपथ संयोजन आप देख रहे हैं। परिपथ संयोजन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किधर आप पॉजिटिव रखेंगे, किधर नेगेटिव रखेंगे। पी को पॉजिटिव से जोड़ा गया है, एन को नेगेटिव से जोड़ा गया है, तो इतना हिस्सा अग्र अभिनत है और इसे पी से नेगेटिव को और एन से पॉजिटिव के जोड़ने की वजह से पीछे का हिस्सा पश्च अभिनत है। हमेशा आगे की तरफ छोटी बैटरी लगाई जाती है और पीछे की तरफ बड़ी बैटरी लगाई जाती है। अब इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि पी टाइप जो होता है उसमें क्या है, जैसे वहाँ पे पी पहले एन था तो एन में इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक थे। इस स्थिति में क्या है, पी है पहले, तो यहाँ पे कोटर हमारे आवेशवाहकों का काम कर रहे हैं, यानी जिन्हें हम होल भी कहते हैं। अब ये होल जब इधर से धारा शुरू की जाएगी तो क्या होगा, ये होल इधर की ओर चलने लगेंगे और बीच में बैठे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनकी मात्रा है कम, क्योंकि हमने जो एन टाइप का ये बीच में बेस बनाया है इसे बहुत ही पतला बनाया है और कम अपमिश्रित किया है। तो इधर से ये होल इधर चलने लगे, बीच में डिफ्यूज़न होने लगा और यहाँ पे एक राशि क्षेत्र बन गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम है, इसलिए इधर से निकल के कोटर इधर पहुँच जाएंगे और यहाँ से पहुँच करके इधर से होकर के धारा बहने लगेगी। तो आपने देखा कि एक धारा क्या है, आईसी के रूप में इधर से बह रही है। ठीक है, फिर दूसरी, अब आप ये कहेंगे कि मैम ने कहा था कि इधर से कोटर पहुँचे तो धारा उधर क्या था, उधर इलेक्ट्रॉन पहुँचे थे और धारा उल्टी दिशा में बह रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा से उल्टी दिशा में पहुँचती है, पर ये आपके इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कोटर हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोटर बन गए तो इनको भरने के लिए इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे कोटरों की ओर, और जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दौड़ेंगे तो धारा आपकी इधर बहने लगेगी। ठीक है, एक बार इरेज करके समझा दूँ, क्योंकि ये क्या है, आपके होल्स हैं। तो ये होल वास्तव में कुछ होते नहीं हैं, ये एक रिक्त स्थान होता है जिसको भरने के लिए इधर से आपका इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर रन करेंगे तो धारा आपकी इधर की ओर बहने लगेगी। ठीक है, तो इधर से धारा बह रही है आईसी और इधर बह रही है आईबी और दोनों मिलकर के जा रही हैं आईई में। ठीक है, तो आगे जाते हैं, देखते हैं। बहुत सारी छूट गई स्लाइड। अब इसकी कार्यविधि,
कार्यविधि मैंने वहीं पर आपको समझा दी, अब आपको बस केवल यहाँ पे पढ़ना है। इसमें पी क्षेत्र आवेशवाहक कोटर होते हैं, एन में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तरफ अग्र अभिनत और दूसरे पर पश्च अभिनत या फिर उत्क्रम अभिनत दिया जाता है, ठीक है। ई में उपस्थित कोटर और बी की ओर चलने लगते हैं और बी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ई की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि आधार बी बहुत पतला होता है तो अधिकतम कोटर सी तक पहुंच जाते हैं। अब आपको सेम उसी तरीके याद रखना है, बस जहाँ पे वहाँ आपने इलेक्ट्रॉन कहा था उनकी जगह आपको यहाँ कोटर कहना है और जहाँ पे कोटर कहा था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहना है, ठीक है। और बहुत कम कोटर बी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं। तो इतनी बात हो गई। अब आगे धारा की दिशा देख लेते हैं। धारा की स्थिति क्या होगी, इधर टर्मिनल बी में प्रवेश करने वाली धारा को IB, सी में करने वाली को IC कहते हैं और ये धाराएं आपस में मिलकर ई में प्रवेश करती हैं जो उत्सर्जक धारा कहलाती है, ठीक है। तो इतना हिस्सा आपका हो गया जहाँ पे आपने कार्यविधि को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। तो बच्चों, जितने अच्छे से मैं आपको समझा सकती थी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने ये मान करके ये चीज़ें आपको समझाई थी कि आपने इन्हें पहले पढ़ा हुआ है, अब आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। और मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास से आपको कम से कम 10 नंबर ज़रूर मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे 1-2 छोटे क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपसे केवल, जब मैं 12th क्लास में थी तो मुझसे केवल और केवल 1 नंबर के क्वेश्चन में केवल NPN और PNP दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर की परिभाषा और उनका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया गया था। तो आशा करती हूँ कि ये जो आपने आज की क्लास पढ़ी है, इससे आपको 1 नंबर, 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के सभी क्वेश्चंस मिले। तो अगर आपको 5 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलता है, अगर आपके 1 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलता है, तब भी आपको कम से कम 6-7 नंबर का फ़ायदा होने ही वाला है। तो कॉन्फिडेंस से जाइए और आराम से आज की क्लास से लिख करके अपने ट्रांजिस्टर को आइएगा वहाँ पर। और इसी तरह से आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको इस PPT को PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी। और इसके अलावा जो अगली, जो मतलब कल की PPT थी, वहाँ पे भी मैं आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।